नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बहस का नंबर 1 शो तार ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, छठ के तुरंत बाद एक बार फिर बिहार का चुनावी मैदान अब अखाड़ा बन चुका है। पारा भले ही गिर रहा है, लेकिन नेताओं के ताबड़तोड़ रैलियों ने बिहार की सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। आज सीवान के रघुनाथपुर में योगी ने प्रचार किया, जहां से आरजेडी ने कभी माफिया और बाहुबली के नाम से दहशत फैलाने वाले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। सिर्फ योगी नहीं, बल्कि बिहार में आज अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी चुनावी जनसभाएं की। राहुल, तेजस्वी और प्रियंका ने भी एनडीए सरकार पर निशाना साधा और रोजगार, इंडस्ट्री, इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे। असदुद्दीन ओवैसी भी अपने मुस्लिम गेम प्लान के साथ वहां नजर आए। लेकिन सीवान के रघुनाथपुर पहुंचे योगी ने बिहार के चुनावी माहौल को और चार्ज कर दिया है। बिहार के चुनावी माहौल और सियासी बयानबाजी के बीच जीत के अपने अपने दावों पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे क्या योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे और आरजेडी उम्मीदवार ओसामा के जरिए पूरे बिहार को माफिया राज के खिलाफ मैसेज दिया है? क्या योगी एनडीए के वोट को मोबिलाइज कर पाएंगे? ओवैसी की मुस्लिम फर्स्ट रणनीति से कैसे फायदा होगा? हमारा सवाल यह भी होगा कि क्या तेजस्वी जंगल राज के दाग से पीछा छुड़ा पाएंगे? इन तमाम सवालों के अलावा कई और अहम सवालों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों के पास जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले हमेशा की तरह दिखाता हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं। जनता भर रही है हुंकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। इस बार है आर और पार। मैनिफेस्टो देखा, उसमें वादा तो जॉब का है, लेकिन इरादा जंगल राज का है। जो पूरे के पूरा इनका गठबंधन है, इसकी झालर में शॉर्ट सर्किट हो चुका है। चलिए, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं आज अपने पैनल से आपका कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सोहाली मेहता आज डिबेट का हिस्सा होंगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हमारे साथ इस डिबेट में आज रहेंगी। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ आज इस डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा नवोदय टाइम्स के एडिटर अकुश श्रीवास्तव यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहला रुख करता हूँ आरजेडी स्पोक्स पर्सन का। प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, सबसे पहला सवाल, आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सीवान में रैली की है, आपको लगता है कि जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिन तेवरों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जंगल राज को रिवाइव कर दिया ओसामा के बहाने? कहना वो यही चाह रहे थे कि जैसा नाम वैसे काम। मुझे लगता है कि योगी जी की पोल तो खुद सरकारी आंकड़े खोल देते हैं। एनसीआरबी का ही आंकड़ा बता रहा है, जिस जंगल राज की वो बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हर दिन देखने को मिलता है। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। मैं उत्तर प्रदेश के सारे जो आंकड़े आप देना चाहती हैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन बात उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की है ही नहीं ना। योगी सीवान में थे, रघुनाथपुर से आपके कैंडिडेट पर उन्होंने सवाल उठाए। बिहार का इलेक्शन है, बिहार में ही रहिए। यूपी की हालत देखकर लोग बिहार में वोट नहीं करेंगे। एक मिनट, बिहार का इलेक्शन है तो कहिए ना योगी जी को उत्तर प्रदेश में ही रहें, बिहार में क्या करने आए?
तो इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि जब मैं दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती रग? तो दुखती रग होगी तो सुहाली मेहता की होगी, आपकी- दुखती रग होगी तो सत्य प्रकाश की नाम भी होगी। नहीं लिया मैंने, तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो बस कह रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही नहीं, हूँ। आपने मुझे टोकने पर आपत्ति की ना, इसलिए मुझे लगा आप मुझसे एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हत्या में जंगल राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करूं नंबर 2 पहला राजस्थान, समग्र अपराध की बात करूं तो नंबर 1। ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। और अगर बिहार चुनाव की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चिंता कर ले। वो हिंदू आकर के जब बिहार में करते हैं तो पिछड़ों का तस्वीर नहीं उनको याद आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, इतने साल से जो शिक्षक है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? हरिओम वाल्मीकि की जब हत्या हो जाती है, दलित तबके से आते हैं, तब वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब वो बिहार में आए तो भूल जाए कि वो उत्तर प्रदेश में है। आए बिहार में तो यही कहें नौकरी रोटी रोजगार। और हाँ, जब बिहार आए तो अपने जो पूर्व विधायक है ना राघवेंद्र प्रताप जी, उनका भाषा बोली ना लेकर के आए। जैसे राघवेंद्र प्रताप बोल गए उत्तर प्रदेश में कि 10 मुसलमान महिलाओं को लाओ नौकरी पाओ, ये स्कीम बिहार में नहीं चलेगा। जहां चला रहे हैं कट्टरता फैला रहे हैं, बोलिए फैलाने के लिए, बिहार में ये सब नहीं चलेगा। जिस जंगल राज की बात वो कर रहे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं क्या? 2017 में 20,000 केसों को खत्म नहीं किया गया। अच्छा, मतलब यूपी में जंगल राज है या राजस्थान में जंगल राज है तो बिहार में क्या अब यूपी और राजस्थान का आइडियलिज्म चल रहा है? मतलब क्या जस्टिफाई हो जाएगा जंगल राज बिहार में अगर यूपी में भी है और राजस्थान में भी है? तो मैंने कहा बिहार में नहीं है, बिहार में भी तो आप उदाहरण केवल राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के दे रही है ना। नहीं, मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं वहां भी जानकारी आपको दे देती हूँ। दूसरे नंबर पर हत्या के मामले में बिहार चल रहा है, हम लोग को पीछे नहीं चल रहे हैं इसमें। तो जो जंगल राज की बात करते थे तो बिहार में भी आए, तो मैं बिहार में उनको बता देती हूँ बहुत खतरनाक हो चला है बिहार। एडीजी की गाड़ी आगे आगे जाती है, पीछे गोलियां चलाई जाती हैं। इसीलिए जब आए तो सोच समझ के संभल के आए, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत खुद इन लोगों ने चौपट कर रखी है। बिहार में जब आते हैं तो हर दिन 2 से 3 बलात्कार हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रही है, 40 अपहरण हो रहा है। ये हो रहा है बिहार में। 20 सालों में 70,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। तो जिस जंगल राज की बात करें, मुझे लगता है कि नीतीश जी जो सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहे होंगे। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी को जगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए जंगल राज को खत्म कीजिए, वरना अब तो आपको जनता खत्म कर ही रही है। इसलिए आए हैं योगी आदित्यनाथ बिहार। अच्छा, नीरज कुमार जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपने सुना होगा प्रियंका जिस तरीके से कह रही हैं कि यूपी संभल नहीं रहा, राजस्थान संभल नहीं रहा, खासकर योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने हमला किया कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर अपराध के आंकड़े देखे जाएं तो बिहार की जनता वो भी देख रही है। फिर अगर आप आकर बिहार में जंगल राज की बात करते हैं तो उनका कहना है कि जनता को आप बरगला नहीं सकते, जनता जानती है कि आपसे यूपी नहीं संभल रहा, आप बिहार में क्या दावा कर रहे हैं आकर के। नीरज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस सवाल का जवाब सत्य प्रकाश आपसे। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है जब राजद कहता है ना कि जंगल राज, तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि स्क्रीन पर वो व्यक्ति हैं, एक राजद की प्रवक्ता हैं, जेएनयू में पढ़ती हैं, जेएनयू के एक पूर्व छात्र नेता थे, बहुत बड़े नेता थे अति पिछड़े समाज के, चंद्रशेखर 2 बार अध्यक्ष रहे। सीवान की सड़कों पर जब वो भाषण दे रहे थे, गोली मार दी गई, वो मर गए वहां। उस समय न्याय के लिए दिल्ली जेएनयू से लोग पटना के गांधी मैदान में आंदोलन करने पहुंचे, बिहार भवन में प्रदर्शन करने पहुंचे, तो उस समय के वो साधु यादव थे, उन्होंने गोली चला दी। लड़के छिप रहे थे। वो वीडियो आज भी है, 2 मिनट के मौन नाम के एक डॉक्यूमेंट्री में वो वीडियो है कि कैसे बिहार भवन पर वहां गोलियां चली थी। कभी किसी को न्याय नहीं मिला। जो बच्चा बाबू थे सिवान के, उनके 3 बेटे मार दिए गए, 2 तेजाब में जला के, उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। एक बेटा जो उनका बचा गवाह था, वो मिले लालू प्रसाद यादव जी से, गुहार लगाई मेरे बच्चे की जान को बख्शवा दीजिए। लालू जी उनके बच्चे की जान नहीं बचा पाई, तीसरा बेटा मारा गया। एक अजित सरकार सांसद हुआ करते थे पूर्णिया के, उनकी हत्या हो गई। ब्रिज बिहारी प्रसाद तो इन्हीं के पार्टी के मंत्री थे, पीएमसीएच में भर्ती थे, सुबह सुबह उनकी हत्या हो गई। राजू सिंह एक सांसद थे कांग्रेस के, उनकी हत्या हो गई। ये था जंगल राज। आज उनके हत्याएं अब नहीं हो रही क्या? आज उनके लालू यादव नहीं, सत्यप्रकाश जी मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक बिहार अपराध में नंबर 2 पर आता है उत्तर प्रदेश के बाद। एनसीआरबी का डेटा एक अक्षर से याद है कि जब 95 में 93 में लालू जी जब 90 के दशक में वहां मुख्यमंत्री बने और 89 के भागलपुर दंगे जिसमें 1200 लोग मारे गए थे,
उनके अभियुक्तों को सजा नहीं दी। उसका मेन अभियुक्त लालू जी के जीप में बगल में घूमता था, और गूगल कर लीजिए, पता कर लीजिए, उस व्यक्ति को लालू जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दिया था, क्योंकि उनकी जाति तो लालू जी की सरकार चली तो गई। अगर ऐसे करना है ना डिबेट आपको, तो आप कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। नहीं, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूं। नहीं, भाषण का मंच नहीं है ये सत्य प्रकाश जी, ये चर्चा का मंच है, ये भाषण का मंच नहीं है। मैं कह रहा हूं लालू जी की सरकार चली तो गई, 20 साल से लालू नहीं है वहां पर, इसी वजह से। ऐसे बात करेंगे अनुराग जी, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। आप जा सकते हैं, आपका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कब सच्चाई से इनकार कर रहा हूं? मैं तो जनता के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं। कमाल कर रहे हैं आप। सवाल आप पूछ चुके, जवाब सुनते नहीं है। मैं सिर्फ सवाल पूछकर खामोश हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये नहीं होता। नमस्कार, चलिए ठीक है, बहुत स्वागत। नहीं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सत्य प्रकाश जी, मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं आपसे चर्चा करता हूँ पूरा। आपको जब तक आप पूरा नहीं बोल लेंगे किसी और के पास जाऊंगा नहीं। मैंने आपसे सिर्फ इतनी टिप्पणी की कि लालू जी इसीलिए चले गए, लालू जी की सरकार इसलिए चली गई। ठीक है, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई बात। हाँ, तो आप क्यों भाग रहे हैं फिर? अरे मैं कमाल कर रहे हैं, कौन बोल रहा है इस डिबेट में? इस डिबेट में और कौन बोल रहा है? अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, उस जंगल राज के बारे में बताने नहीं देंगे, और आज की स्थिति में हमने कैसे कंट्रोल किया बिहार को नीतीश कुमार ने, सुशासन किसको कहते, नहीं बताने देंगे, क्षमा चाहते हैं अनुराग। अच्छा, एक बात बताइए सत्य प्रकाश जी, क्या 20 साल के शासन के बाद ये बताने की जरूरत पड़ेगी? आप बता दीजिए मेरे पास कितना समय बोलने का। नहीं, यहाँ समय नहीं है, यहाँ कोई समय नहीं है, मैं सबको बराबर का समय देता हूँ। चलिए आप बोलिए, पर जंगल राज की बात मत कीजिए। जंगल राज 20 साल के, ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी का जाना ही ठीक था, क्योंकि उनके पास वो धैर्य नहीं था कि वो मेरे सवालों का जवाब दे सके। मैं उनको ना टोक रहा था, ना मैंने उनसे कोई इंटरप्शन किया, ना उनके अलावा किसी और गेस्ट को मौका दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर 20 साल के शासन के बाद अगर आपको जंगल राज की बात करनी है, अगर आपको यह बताना है कि जंगल राज से कंपैरिजन हमारे शासनकाल का कैसा है, तो फिर 20 साल आपने किया क्या? नीरज कुमार जी के पास जाता हूं। नीरज कुमार जी, अब जेडीयू के प्रवक्ता तो भाग गए मेरी डिबेट से। अब सवाल यह उठता है कि आरजेडी का सीधा सीधा आरोप यह है कि अगर आपके स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ बिहार आते हैं तो बिहार की जनता यह भी जानती है कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, और अगर योगी शहाबुद्दीन पर या उनके बेटे पर हमला करते हैं तो इससे काम बनने वाला नहीं है एनडीए का। आप मानते हैं उनका आरोप सही है? बिल्कुल सही है सर, मैं आपके दोनों बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा कि 20 साल में क्या किया, कुछ बताने के लिए नहीं है। मैं वह भी बताऊंगा कि 20 साल में हमने क्या क्या किया, और जंगल राज का याद दिलाना क्यों जरूरी है, मैं यह बात बहुत ही स्पष्टता के साथ यहाँ रखना चाहता हूँ। किसी को कहो ना ऊपर। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। यह बात, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। बात में बड़ी स्पष्टता से रखना चाहूंगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार आज किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी में है, उससे पीछे नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में जहां जंगल राज के समय में 1 घंटा 1.5 घंटा लाइन रहता था, गांव में बिजली की पोलें नहीं थी, तार नहीं थी, आज बिहार में 24 घंटे बिजली रहती है। और ये दोनों चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। और बिहार में अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। लेकिन जिनके विरासत में जंगल राज रहा है, जिन्होंने पूरे बिहार को लूटा है, बिहार में एक इंडस्ट्री उन्होंने नहीं दिया, विकास का कोई काम नहीं किया, तो यह काम जनता को बताना चाहिए। आप जो लॉजिक दे रहे हैं जंगल राज की बात क्यों बताते हैं? क्यों ना बताएं साहब, लोग इतिहास पढ़ना छोड़ दें क्या? आप कहिए कि हिस्ट्री अकबर के शासन में क्या हुआ था, लोग पढ़ना छोड़ दें। बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि आरजेडी वापसी कर रही है, जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? आप तो अपने विकास कार्य गिनाइए। बिल्कुल डर नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की जमीन यहाँ खिसक चुकी है। आरजेडी कांग्रेस को एक दूसरे पर यहाँ भरोसा नहीं है। मोदी, योगी, शाह की दहाड़ के सामने वो लोग भाग रहे हैं, और बिहार की जनता का पूरा प्यार, भरोसा, आशीर्वाद एनडीए को लगातार मिल रहा है। इस बार भी ऐतिहासिक बहुमत हम लोग को मिलने जा रहा है। इतनी बड़ी जीत कभी हम लोग को मिली नहीं थी। शिक्षा हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, हर चीज बिहार में समय पर हो रहा है। समय से सारा काम, लोगों को दवाइयाँ समय से मिल रही हैं। इनके शासनकाल में अस्पताल में कुत्ते लौटा करते थे, आज उस अस्पताल में महीने में हजारों हजार पेशेंट इलाज करवाते हैं। सब महीने में 11-11 हजार पेशेंट एक ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल में आज इलाज करवाते हैं। इनके शासनकाल में वहाँ दवाइयाँ नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं होते थे। आज हर क्षेत्र, चूंकि इन्होंने बिहार को माइनस में पहुँचा दिया था। बिहार एक पहला राज्य रहा साहब पूरे देश में, या मैं कहूँ तो पूरी दुनिया में शायद एक पहला स्टेट होगा जिसका कि पर कैपिटा इनकम घटा था लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में। ये भी एक अपने आप अजूबा उदाहरण है। और उस पार्टी के लोग दोबारा ये सोच लेते हैं कि सत्ता में आएंगे, अपने आप में हास्यास्पद है। हमने बिहार के ग्रोथ रेट को,
ठीक है, हम ये मानते हैं कि पर कैपिटा इनकम के मामले में हम नेशनल एवरेज से भी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हमने बहुत उसमें ग्रोथ लिया है। इनके समय में बजट का आकार 26,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट अलग दिया गया है। तो निश्चित रूप से आज बिहार में, और हम लोग एक बात और जान लीजिए, हम लोगों की योजना है कि आने वाले 4-5 वर्षों में बिहार में 10 लाख करोड़ रुपये का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए बिहार में दरवाजे बिहार ने खोल दिए हैं। 1,81,000 करोड़ का MOU साइन हो चुका है और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का काम शुरू यहाँ हो गया है। और उसके बाद बिहार देखेंगे अपने आप विकसित राज्य बन जाएगा। निश्चित रूप से सारा सरकारी पैसे से सारा काम नहीं हो सकता। कि आरजेडी कांग्रेस के लोग पूछते हैं ना, ये पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ निवेश कर रहे हैं, विदेशों से उद्योगपति आकर के यहाँ निवेश करेंगे। सोलर प्लांट बिहार में लग रहा है। तो हर तरह से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का हमने किया, शिक्षित करने का काम हमने किया। जिस महिलाओं को, बेटियों को हमने पहले किताब दिया, साइकिल दिया, आज उनको हम नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की माताओं बहनों का आशीर्वाद पूरा हमारे साथ है। आप नौकरी देने का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं। आपने तेजस्वी प्रण जो इनका संकल्प पत्र है वो पढ़ा होगा। असीमित नौकरियों की बात वो भी कर रहे हैं, हर घर से एक सरकारी नौकरी देने की वो बात कर रहे हैं। मैं इस पर आऊंगा, मैं नीरज कुमार जी आऊंगा, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, अब योगी पहुंचे सिवान और उन्होंने साफ तौर पर कहा जैसे नाम वैसे काम। शहाबुद्दीन के सुपुत्र जो हैं उसामा, उन पर निशाना था। सवाल यह है कि ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित जो हैं वो ये मानते हैं कि योगी ने उसामा के बहाने पूरे बिहार को एक मैसेज दिया है। जो अगर आप मानते हैं कि योगी ने कुछ डैमेज किया तो अखिलेश यादव कैसे कंट्रोल करेंगे इस डैमेज को, क्योंकि वो भी उसामा के चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी तो साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीति से यहाँ जो हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में है, यहाँ तो क्राइम रोक नहीं पा रहे, नंबर 1 पे है। हाँ। और दूसरी जगह बता रहे हैं, बताइए, सोचिए आप, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं दूसरों को ज्ञान देने जा रहे हैं। पहले कहते थे कि अगर महिलाओं के साथ अन्याय करोगे तो यमराज आपको चौराहे पे मिलेगा। हाँ। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ घुस के गुंडों ने उसको घर में पीटा और पीटने के बाद 5 दिन तक वो बेचारी रो रही, उसकी FIR तक नहीं हुई तो यमराज सवाल है कि जिस तरह से अभी प्रियंका भारती भी उठा रही थी, जिस तरह से आपने देखा दलित को बेचारे को पीट के मार डाला, उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। और बात कर रहे हैं बिहार में जाके, और बिहार में क्या बातें कर रहे हैं। बिहार के प्रवक्ता से आपने पूछा कि जंगल राज के बारे में बताइए क्या है, 20 साल की आपकी सरकार, बताओ तो पता क्या करे। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आया है और उसके बाद विदेश की कंपनी आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे तब तक तो चुनाव हो जाएगा। 20 साल से राजेश राम को अभी एयरपोर्ट पर आरजेडी के गुंडों ने पीटा, इससे बड़ा नमूना क्या होगा दलित अपमान का साहब? अरे सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, मैं समझ गया आपका दर्द, आपके बीच में नहीं बोला क्योंकि आपका सब झूठ हमने सुना। मैं नीरज जी आता हूं आपके पास। कांग्रेस के दलित अध्यक्ष को आरजेडी के गुंडों ने एयरपोर्ट पर पीटा, आपने क्यों नहीं बोला? मैं आता हूं, मैं अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा, मैं सबको बराबर मौका दूंगा। आपका मुंह क्यों नहीं खुला साहब? इतनी ही दलित की चिंता है तो घरियाली आंसू बहाने मत बैठी टेलीविजन पर साहब, हकीकत भरी बात, सच्चाई भरी बात है कि वहां पे किस, अरे इनको मुंह की, अरे एपिटल में गोली मर्डर हुआ, सबने देखा, बिहार में सबने देखा, सबको देखा किस तरह से यहाँ पे दरोगा की भर्ती में यहाँ पे किस तरह से आप लाठियों से स्वागत कर रहे थे। आपने रोजगार तक नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं किया, किसी तरह का कोई किसी का आपको पैरों पे खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं की। बाढ़ से बिहार डूबा रहता है, गांव के गांव, घर के घर डूब जाते हैं, पलायन आपके सरकार में बढ़ गया। 50 लाख लोगों को हमने बिहार में रोजगार दिया और नौकरियां दी, 50 लाख लोगों को हमने बिहार में रोजगार दिया और नौकरियां दी, और आने वाले वर्षों में 1 करोड़ की संख्या होगी। नाम ले रहा हूं, नीतीश जी का नाम लेने में आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए आप कोई काम गिरा नहीं पा रहे, इसलिए आए बाएं साए बोले होगा, अभी होने वाला है, अभी आने वाला है, अभी विदेश से आएगा, अभी दिल्ली से आएगा, अभी आए बाय टाइम आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि आप काम की बात सुनना नहीं चाहते। क्या है अभी होगा वो होगा। कितने एम्स बने साहब बिहार में? पहले कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? 2 थे, आज 38 है। बिहार में पहले कितने स्कूल थे? आज कितने हैं? 2 गुना से अधिक संख्या हो गई है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 4 गुना से अधिक हो गई है।
2005 तक बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 0 था, आज 4 है, आज 4 है। क्या बात करते हैं साहब? नहीं बनाया आपने, चहुमुखी विकास बिहार का हो रहा है और आप लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं, इसीलिए जनता की नजरों में गिरते चले जाते हैं, इसीलिए जनता ने आपको समाप्त कर दिया है। आपकी जमीन बिहार में बंजर हो चुकी है साहब, बंजर। कांग्रेस की जमीन बिहार में बंजर हो चुकी है, आरजेडी के हाथ का खिलौना मात्र बन गए हैं आप। इससे ज्यादा कोई आपकी औकात नहीं बची है बिहार में। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता साहब। बनाई होता तो आप बनाते कि आपने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया, होता तो आप बताते कि आपने सिक्योरिटी सिस्टम के लिए क्या किया। अरे भैया, हत्याओं में नंबर 2 पे आप महिलाओं के सम्मान के लिए जितना हमने किया शायद किसी ने नहीं किया। 2005 में हमारी सरकार बनते ही पंचायती राज चुनाव में हमने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। अभी नौकरियों में हमने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। क्या बात करते हैं साहब? आप लोग महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं, महिला वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले लोग आप लोग हैं। हम लोगों ने तो हमेशा महिला सम्मान के लिए काम किया है और इसलिए जीविका दीदी, आजीविका दीदी किसकी योजना है साहब? कितना खराब है। चलिए ठीक है। अनुराग भदौरिया, नीरज कुमार में आता हूं। असीम बकार हमारे साथ है, ठीक है। MIM से असीम बकार साहब हमारे साथ है। अच्छा, बात खत्म कर लीजिए अनुराग भदौरिया, अपना आपका बीपी ठीक है, बात खत्म करिए, बात खत्म करिए, फिर मैं असीम बकार साहब। पहले आप ट्रेनिंग दीजिए डिबेट करने की। इनको डिबेट करने नहीं आता तो क्या डिबेट करेंगे? पहले डिबेट करना सीखिए नीरज कुमार जी, आपको पता नहीं है। डिबेट करना नहीं आता, आइए मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको डिबेट करने की। अरे क्या साहब बोल रहे हो जब से? गलत बात की जा रहे हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं एनडीए ने महिला सम्मान के लिए काम नहीं किया। ये अपने आप में हास्यास्पद विषय है साहब, ये अपने आप में हास्यास्पद विषय है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने सबसे पहले पंचायती राज चुनाव में 50% का आरक्षण देकर के एक मिसाल कायम किया, मिसाल कायम किया। मैं पूछ रहा हूँ, आप स्वीकार नहीं करेंगे। विकास के लिए क्या किया? युवाओं को रोजगार के लिए क्या किया? लाठियां बरसाई हैं, लाठियां। आपने लाठियों से स्वागत किया, भूल गए क्या? भूल गए आप? लाठियों स्वागत करते लाठियां बरसा रहे थे जब डिप्टी सीएम थे, उनका जन्मदिन मना रहे थे और उनके घर के बाहर छात्रों पर, शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। लाठियां बरसाने का काम आप लोग करते हैं। पुल गिर के कितने पैसे बर्बाद होते हैं? की बात को मेरे मुंह में जुबान मत डालिए साहब। लाठियां बरसाने का समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ देर तक समझ में आया, अब समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हमने अपने एक साथी की जान भी गंवाई। असीम बकार साहब का रुख करता हूँ, ठीक है। असीम बकार साहब, आप कहीं फोन पर बिजी लग रहे हैं मुझे। असीम बकार साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? असीम बकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है साहब। हाँ, तो असीम बकार साहब, अब हम ओवैसी साहब की भी बात कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुस्लिम सीएम का मुद्दा भी वहां पर उछाला है। सवाल यह है कि MIM की इस मुहिम से या इस एंट्री से किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आप और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये सब तो आपके पास जानकारी होगी, आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं मुझे। नहीं, इसमें अंतर्यामी होने की क्या बात है साहब? ये तो खबर है, पब्लिक डोमेन में पास है सर। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सब दलों की खबर है आपके पास। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी खबर है। अभी देखा नहीं आपने, जेडीयू वाले नाराज होकर चले गए। आपने देखा नहीं, जेडीयू वाले नाराज होकर चले गए। उनको पता नहीं होगा, वो बेवकूफ आदमी थे इसलिए चले गए। देखिए, ये है चुनाव सर, और हर आदमी अपने मुद्दों के साथ, अपने लोगों के मुद्दों के साथ, अपनी पार्टी के मुद्दों के साथ मैदान में है। कोई खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई खुद डिप्टी सीएम बनना चाहता है। MIM के नेता किसी को बनाना चाहते हैं अपने लोगों में से। मल्लाह खुद बनना चाहते हैं, यादव खुद बनना चाहते हैं, राहुल बनाना चाहते हैं। राहुल खुद बनना नहीं चाहते हैं, राहुल चाहते हैं कि उनके सहयोगी बन जाए। तो इसमें कौन सी बुराई है सर? हर आदमी सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़ने दीजिए सबको, और जिसके नसीब में होगा, जो बेहतर होगा, उसको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल सर? अच्छा, आपने बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया। मैं MIM की भूमिका पूछ रहा हूं सर बिहार इलेक्शंस में। सर, MIM की वही भूमिका है बिहार में। हमारे वही सहयोग है जो कांग्रेस का है, जो RJD का है, जो मल्लाहों का है, जो
बाकी और लोगों का है। मतलब आप किंग नहीं बनना चाहते, लेकिन किंग मेकर बनना चाहते हैं। हम भी मैदान में हैं अपने लोगों को जिताने के लिए, हम भी मैदान में अपने लोगों को जिताने के लिए हैं, बाकी लोग भी अपने लोगों को मैदान में जिताने के लिए ही उतरे हुए हैं। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। वजह उसकी है कि लोगों को डर लग रहा है कि अगर सामने वाले पे थोड़ा सा रियायत करेंगे तो हम हार जाएंगे, हमारी सीट चली जाएगी। तो उसी ट्रैक पर हम भी चल रहे हैं सर, और हमें पता है कि हमारे मुद्दे जायज़ हैं, हमारी मांग जायज़ है। इसीलिए तेजस्वी जी को झुकना पड़ा और उन्होंने 2 दिन पहले ये बात कही कि अल्पसंख्यक को भी बनाएंगे। हम लोग के डिमांड के बाद जब मैंने वीडियो जारी किया, बयान जारी किया कि तेजस्वी कह रहे हैं कि सौदा, तो सौदा मैंने कहा कि सौदा तेजस्वी जी ने जो मल्लाहों से किया है, जो तेजस्वी जी ने सौदा कांग्रेस से किया है, वही सौदा मुसलमानों से क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई मल्लाहों से आप कह रहे हैं हमको वोट दो, तुम्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे। कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमको सीएम फेस बनाओ वरना हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो मुसलमानों से आपको सौदा करने में क्या परेशानी है? जब मैंने ये बात कही तो तेजस्वी साहब को थोड़ा सा दिमाग में खिड़की खुली और उन्होंने कहा नहीं, अगर मुसलमानों की बात नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। तो मुसलमानों की बात पर, आपकी इस बात पर प्रियंका जी मुस्कुरा रही, देर हो गई है सर, देर हो गई सर, देर हो गई है। देखिए हम भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार को हटाया जाए और एक भ्रष्ट सरकार को हटाकर एक स्वस्थ और स्वच्छ सरकार बनाई जाए, और हम भी उसी तरफ अग्रसर हैं। बाकी जहां पूरा विपक्ष है, आप तो सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। बाकी लोग जो हैं भ्रष्ट सरकार को हटा करके जिस सरकार का आप सपना देख रहे हैं उससे आप सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। अरे सर वो आपस में सौदेबाजी कर रहे हैं सर, हम तो बाहर से कर रहे हैं, वो तो घर के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि हमको सीएम बनाओ वरना हम तुमको छोड़ देंगे। और मुकेश सहनी कह रहे हैं हमको डिप्टी सीएम बनाओ वरना हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो सर सभी सौदेबाजी कर रहे हैं। नीतीश जी बीजेपी से सौदेबाजी कर रहे हैं, नीतीश जी मोदी से सौदेबाजी कर रहे हैं, योगी जी अमित शाह से सौदेबाजी कर रहे हैं। कौन सौदेबाजी नहीं कर रहा है सर? हमारी सौदेबाजी दिख रही है आपको बाकी लोगों की? ठीक है, अंश वत्स मेरे साथ है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। अंश, अब सवाल ये, सौदेबाजी के बीच में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, लेकिन सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहां जाकर जंगल राज की याद दिला रहे हैं, ओसामा पर हमला कर रहे हैं, आपको लगता है कि यह बात सच है कि जंगल राज भले ना हो लेकिन जंगल राज देखने वाले लोग, वो पीढ़ी अब भी मौजूद है और उसी के बहाने एक बार फिर से जंगल राज को रिवाइव करने की एनडीए की एक कोशिश है जिसमें कहीं ना कहीं वो सफल होती नजर आ रही है? देखिए सच्चाई क्या है कि 20 साल के शासन में रहने के बाद भी अगर आज आपको विपक्ष को कोसना पड़ रहा है तो ये आपकी सरकार की नाकामी है। सच्चाई क्या है कि आज आप अपने खुद के राज्य को संभाल नहीं पा रहे और आपको जो है आज दूसरे राज्य में जो है आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम कर रहे हैं। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है बौखलाहट है और कुछ नहीं है। सच्चाई क्या है कि अगर आज योगी जी, जब मैं सुन रहा था जब वो आज बिहार में आके जो बड़ी बड़ी जो डींगे हाँकने का काम कर रहे थे, मुझे उससे उनकी यूपी की जो असलियत है वो उनको मुझे जो है दिखाई दी थी। वही असलियत दिखाई दी कि किस प्रकार से आपने 500 रुपए सिलेंडर का जो आपने यूपी में महिलाओं को जो झांसा दिया था, वही असलियत की किस प्रकार से आपने जो है हमीरपुर में आज सच्चाई है कि एक गर्भवती महिला को जो है आज बैलगाड़ी पे जो है अस्पताल जाना पड़ता है। ये आपकी यूपी की सच्चाई है। आज सच्चाई क्या है कि अगर आज योगी जी आए, मोदी जी आए या कोई भी आए, जनता को उन पर कोई विश्वास नहीं है। जनता आज विश्वास करती है तो केवल और केवल जो है इंडिया अलायंस पे करती है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया अलायंस मात्र 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे सकता है, जो इंडिया अलायंस जो है विपक्ष में रहते हुए भी रोजगार मेला के तहत हजारों युवाओं को रोजगार दे सकता है, जो इंडिया अलायंस जो है वो सब बातों को पूरा कर सकता है, वो इंडिया अलायंस जो है हर घर में सरकारी नौकरी भी दे सकता है। इस देश के बिहार के जो डिग्री धारक है उनको पकोड़े तलने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। आज सच्चाई क्या है कि जो कहते थे ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज सच्चाई है कि सीएजी की रिपोर्ट उनके 70,000 करोड़ के घोटाले को एक्सपोज करती है। आज सच्चाई क्या है कि आज इनके मंत्री जीवेश मिश्रा
आज नकली दवाई के आरोपी होने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। आज सच्चाई है कि आज एक इंजीनियर के वहां पे जब पाइप में नोटें जल रहे थे तो उसके बाद भी नोटों की गड्डी वहां से इतनी सारी थी। आज सच्चाई क्या है कि आज जब इंडिया अलायंस जो है 200 रुपए। अच्छा सुनिए, अंश मेरे डिबेट में पहली बार आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स, लेकिन उनके तेवर देखकर मुझे राहुल गांधी की याद आ रही है। इनमें राहुल गांधी की मुझे झलक दिखाई दे रही है उनके बोलने के अंदाज में। मैं अंश आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि आप बेशक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आप खारिज कर रहे हैं, अपराध के मामले में नंबर 1 बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कहते हैं, आप योगी को फेल बता रहे हैं, लेकिन मीसा भारती कह रही हैं कि एनडीए और खासकर बीजेपी इस जुगत में है कि बिहार में अब योगी जैसा ही सीएम देना चाहते हैं ये लोग। अरे सच्चाई क्या है कि आप यहाँ पे एनडीए जो है ना, आज वो इस भूमिका में नहीं है कि वो कौन सीएम देना चाहते हैं। सच्चाई क्या है कि एनडीए में आज लड़ाई इस चीज को लेकर चल रही है कि कौन एलओपी बनेगा, क्योंकि उनको पता है कि भैया उनकी सरकार बनने वाली है नहीं। इस वजह से अगर आपको पता होता कि आपकी सरकार बनने वाली होती तो आप वहां पे जो अपने कामों को लेकर जाते, लेकिन अगर आपको घुसपैठियों का राग अलापना पड़ रहा है, आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, तो सच्चाई क्या है कि आपको पता है कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। इस वजह से आप हिंदू मुसलमान घुसपैठियों पे आप जो है राग अलापने का काम कर रहे हैं। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों चाहते हैं कि घुसपैठिए बिहार में रहे या देश में रहे, घुसपैठिए वोट करें, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? मेडिकल कॉलेज आपने बनाया नीरज जी, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए बताइए बात तो करिए ही मत। सच्चाई क्या है बिहार में जहां 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे आज वहां 38 हैं। बिहार में जहां 8 मेडिकल कॉलेज थे वही अंग्रेजों के टाइम के बने हुए, लालू राबड़ी के शासन काल में भी नहीं बना था, कांग्रेस के शासन काल में बना हुआ। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बिहार में हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। 10 रुपया महीना में आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार में हो रही है। 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है बिहार में। ठीक है चलिए, ऐसे समझ में नहीं आता। अकुश श्रीवास्तव बुलाता हूं, फिर अनंत अकुश श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही बौखला रहे हैं। आपने देखा जेडीयू के प्रवक्ता से जब मैंने कहा कि भाई अगर आपने 20 साल में इतना विकास किया है बिहार का तो जंगल राज की चर्चा करने की क्या जरूरत है, विकास की बातें कीजिए। वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाकर डिबेट छोड़कर भाग गए कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ये चर्चा का मंच है, भाषण का मंच नहीं है। बहरहाल अभी आपने देखा कि योगी की बात पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। अगर योगी खारिज हैं, उनका प्रदेश खारिज है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि बिहार वाले योगी की बातों में नहीं आने वाले, फायदा आपका होगा। लेकिन बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दोनों ही पक्षों में इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, जहाँ तक दोनों पक्षों की बात है, दोनों पक्ष अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के चक्कर में हैं। और जहाँ तक योगी की बात है तो योगी अपनी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में करेंगे। और अगर किसी विपक्ष के नेता को, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो यहाँ बात कर रहा है, बिहार के इलेक्शन के समय में बात कर रहा है यूपी के बारे में, तो बेकार है वो, उसका कोई मतलब नहीं राजस्थान और यूपी की बात की जाए। आपको करनी है तो आप जब वहाँ का मौसम आएगा, वहाँ पे जब हरियाली छाएगी, तब चुनावी हरियाली, तब आप वहाँ कर लीजिएगा। अभी तो जो बिहार में है, अगर वो जंगल राज है, और जंगल राज इतना क्रूर था, वो जिन्होंने देखा है, जिसमें सौभाग्य दुर्भाग्य मुझे भी कुछ मिला हुआ है, तो वो देखने वाले लोगों को पता है कि दर्जनों पद्मश्री डॉक्टर वहाँ छोड़ के चले गए। आज ये हमारी प्रवक्ता बैठी हैं, इनसे ये पूछा जाए कि दिल्ली में रहने वाली कौन सी बिटिया इस समय भी, इतने समय बाद भी, तथाकथित अच्छाई के बाद भी, तथाकथित जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के बाद भी, क्या अब वो जो लालू यादव के कार्यकाल में हुआ उसके बाद कोई वहाँ फिर से बिहार में जाके शादी करना चाहता है? क्या ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, और ये मैंने खुद देखा है वहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पढ़ने लिखने के बाद कोई बच्ची शादी करनी चाहती है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत कम लोग बसना चाहेंगे। अभी भी उनके मन में लगातार संशय रहता है कि कहीं जंगल राज की बात ना हो जाए। तो ये सब बातें इतनी ज्यादा हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इतनी बुरी स्थिति कभी कभी उभर आती है, तो वो उसको लेकर के संदेह हमेशा से रहे हैं। जहां तक विकास की बात है, जब बिहार 10 गड्ढा नीचे, 10 मंजिला नीचे आ चुका था, सुन तो लीजिए एक मिनट, नीतीश कुमार अगर चाहते तो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन वो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। उन्होंने भी वो रणनीति, लालू यादव की रणनीति अपनाई कि अरे धीरे धीरे देंगे ना, सब साथ एक साथ काम कर देंगे तो सब क्या होगा। तो वही काम बाद में नीतीश ने भी सीखा। पूरा वो जो कर सकते थे 1 काल 2 काल में, वो उन्होंने नहीं किया।
अब उसी वजह से उनको संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में लोग जंगल राज की वापसी या जंगल राज का शासन नहीं वापस आने देना चाहते हैं। और जहां तक बात ओवैसी की है तो ओवैसी अपनी रणनीति कर रहे हैं। पिछली बार जैसे 5-6 सीट सीमांचल में पा गए थे, इस समय भी वो उस मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। सफल कितना होंगे, विफल कितना होंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया। देखिए सवाल ये है कि अभी बार बार बात मैं आ करते हैं आप वहाँ के मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी, आ रहा हूँ आपके पास। सीवान की बात करते हैं, लेकिन आप अनंत सिंह को भूल जाते हैं। अनंत सिंह क्या संत है क्या? अनंत सिंह का नाम नहीं लिया जाएगा, आनंद मोहन का नाम नहीं लिया जाएगा, पप्पू पांडे का नाम नहीं लिया जाएगा। ये सब संत लोग हैं क्या बिहार के अंदर में, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लेना भूल जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर में नफरत की बात करके ये आपका दिमाग को डाइवर्ट करने चाहती है। ये 20 साल के डेवलपमेंट पे बात नहीं करना चाहती। और हमारे साथी जो बैठे अभी कह रहे थे कोई शादी नहीं करना चाहता, भैया कैसी बातें कर रहे हो? बिहार को बदनाम मत कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। आप बीजेपी के सपोर्टर बने रहिए, लेकिन बिहार के लोगों को ऐसा मत बोलिए कोई शादी नहीं करना चाहता, कोई आना नहीं। कंप्यूटर और उसकी बात मत कीजिए, जो बात सच्चाई है मैं कह रहा हूँ आपको, फिर से कह रहा हूँ कि दिल्ली में पढ़ने लिखने और कुछ साल रहने के बाद वापस वो वहाँ की स्थितियाँ इतनी अच्छी बुरी कैसी भी हो गई, अभी भी वो नहीं जाना चाहती है, क्या चाहता है। आप उसके आंकड़े देख लीजिए, आप उसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को देख लीजिए, यही स्थिति है वहाँ पर। समझदारी की बातें कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए कि आप बीजेपी में ये वहाँ के मैं अभी फिर खुद होकर के आया हूँ बिहार, और वहाँ मैंने देखा है बीजेपी के नेता गिना नहीं पा रहे हैं। 20 साल में उन्होंने क्या क्या गिना नहीं पाया। अनंत सिंह इनकी खोज है, अनंत सिंह इनके आदर्श हो गए हैं, उनको टिकट देंगे आप। ये खोज अनंत सिंह की माफियाओं की, माफिया खोज के टिकट देते हो, उनका नाम लेने से ये डरते हैं जाके। ठीक है, अनंत सिंह की बात चल रही है तो अनंत विजय का रुख कर लेता हूं। नाम लिया अनंत सिंह का, नाम लिया उन्होंने गुड्डू पांडे का, नाम लिया। प्रियंका जी आता हूं, प्रियंका जी आपके पास आता हूं, आपको भरपूर मौका दूंगा, बहुत समय हमारे पास, सबका जवाब इकट्ठा कर लीजिए, एक साथ दीजिएगा। अनंत विजय, यहाँ सवाल अनुराग भदौरिया ये उठा रहे हैं कि अगर आप शहाबुद्दीन की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप ओसामा को लेके कह रहे हैं कि जैसे नाम वैसे काम, तो फिर अनंत सिंह का भी तो आपको नाम लेना होगा। बिहार का इलेक्शन क्या बाहुबलियों की इमेज पर निर्भर कर रहा है? दरअसल अनुराग जी के साथ दिक्कत ये है कि एक तो वो बोलते रहेंगे, चुप नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ वो बीमारी है, उनको जो लाइलाज है, वो बोलते ही रहेंगे, वो कुछ चुप नहीं होंगे। देखिए फिर शुरू हो जाएंगे, आए साए बोलते रहेंगे। आप बोलिए अनंत सिंह संत है क्या? बोलिए ना, आप एक ही लाइन में जवाब दे दिए, हम चुप हो जाएंगे। अभी दे रहा हूँ मित्र, अभी दे रहा हूँ, बस इतना बता दीजिए। अभी मित्र दे रहा हूँ जवाब, ठंड रखना। अरे चुप रहो भाई अनुराग, एक लाइन में। अनंत सिंह बाहुबली हैं। जवाब नहीं दोगे मैं जवाब तो सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप तो मुंह खोलने से पहले ही आपत्ति जता रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। चैलेंज कर दिया मैंने, अगर अनुराग के साथ दिक्कत है कि वो, अरे चुप रहो भाई, दूसरे जगह अनुराग के साथ दिक्कत है कि ये को पैनलिस्ट को चाहते हैं कि पहले ही गुस्सा दिला दो, तो वो ये उक्ति आपकी हमारे साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत डिबेट में रह चुका हूं, और आप जितना बोलेंगे उतना ही मैं चुप हो जाऊंगा। आपके कहने पर गुस्सा नहीं होगा प्रोफेसर साहब। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कभी बिहार आके देखो, दिल्ली में स्टूडियो में बैठ के और एसी कमरे में बैठ के ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। अनंत सिंह बाहुबली हैं, ये मैं कह रहा हूं। अनंत सिंह को टिकट दिया, अनंत सिंह को जेडीयू ने टिकट दिया, लेकिन अनंत सिंह के सामने किसको टिकट दिया आरजेडी ने? भैया ये तो बताओ, पता है आपको? मैं आपको चुनौती देता हूं कि बताओ अनंत सिंह के सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, आपको नहीं पता होगा। देता हूं कि अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया? आप माफिया हटाना चाहते हैं बिहार से, तो अनंत बागड़ यादव के बेटे को टिकट किसने दिया आपको पता है? बिहार की राजनीति का कुछ पता है नहीं, बैठ के योगी पर बोलते रहो। बिहार की राजनीति बोलने के आप अधिकारी नहीं हो, बिहार की राजनीति का आपको शून्य पता है, ठीक है? आप बिहार की राजनीति पर सिर्फ डिबेट को डिरेल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ मालूम नहीं है बिहार की राजनीति के बारे में, आपकी जानकारी शून्य है, शून्य।
प्रियंका जी बहुत बार कहती है ना कि बिहार आर्यभट्ट की धरती है जहां से शून्य पैदा हुआ था, तो अनुराग भदौरिया उसी शून्य के कोष्टक में है। प्रियंका जी आपके इंडिया अलायंस के इनको समझाइए थोड़ा कि ये शून्य जानकारी लेके बैठते हैं और आप लोगों की पार्टी को न बोलने का अवसर देते हैं न कुछ कहने का अवसर देते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कानून है कि नहीं है? उसके बेटे पे कौन से आपराधिक मुकदमे जरा बताइए। ठीक है अनुराग भदौरिया, ऐसे लगातार आप बोलते रहेंगे तो ना तो जो आप बोल रहे हैं वो कोई सुन पाएगा और ना फिर अनंत विजय को सुन पाएगा कोई। जरा शांत रहिए, जरा बात पूरी हो जाने दीजिए। अनंत विजय बात पूरी कीजिए। इनका माइक बंदी करना पड़ेगा मुझे लगता है, तभी ये बिहार पर आ जाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अनंत सिंह की बात जो लोग करते हैं उनको सूरजभान सिंह के बारे में भी बात करना चाहिए, उनको बांगड़ यादव के बारे में भी बात करना चाहिए। देखिए बिहार की जो राजनीति है वो बाहुबलियों से मुक्त नहीं रही है कभी भी, वो किसी भी पार्टी के हो। मैं तो इस बात को कई बार कई मंचों पे कह चुका हूं, इस बात के सबके अपने अपने बाहुबली हैं, हर दल के बाहुबली हैं। तो ये छोड़ दीजिए, वो बांगड़ यादव बेतिया से लेके और यहाँ अनंत सिंह सूरजभान तक सबके बाहुबली हैं। तो मैं उस पर जा नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी आपने जो चर्चा शुरू की जंगल राज की, मैं कह रहा जंगल राज अक्कू श्रीवास्तव जी ने जो बिल्कुल ठीक कहा, और अक्कू श्रीवास्तव जी उस दौर में बिहार के सबसे प्रमुख अखबार के संपादक थे। मैं ये बता रहा हूं आपको, अक्कू श्रीवास्तव जी ने अपनी आंखों से देखा और हमने भी अपनी आंखों से देखा। मैं छोड़ देता हूं, मैं जंगल राज के एनालॉजी में नहीं जाता हूं क्योंकि प्रियंका जी उस समय बहुत छोटी रही होंगी, उनको शायद उन्होंने वो दौर नहीं देखा होगा। मैं तो 2020 में आपको ले जाना चाहता हूं। 2020 में जब आप याद करिए, जब सर्वेज आने शुरू हो गए थे, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे और तमाम एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद पटना की सड़कों पे क्या हुआ था, उसके बाद डाक बंगला चौराहा पे क्या हुआ था, उसके बाद बेली रोड पे क्या हुआ था, उसके बाद कंकड़बाग में क्या हुआ था, उसके बाद हाजीपुर में क्या हुआ था। इसको याद करिए ना। जंगल राज अपराध नहीं होता है, जंगल राज अपराध नहीं है, सत्ता के संरक्षण में चलने वाले अपराध का नाम जंगल राज है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपराध अब भी हो रहे हैं, अब भी सरेआम घुस के अस्पताल में हत्या की गई, बड़े अधिकारी की, बड़े एक कारोबारी की हत्या की गई, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई, उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो जो ये अपराध में और जंगल राज में अंतर है अनुराग जी, इसीलिए बिहार के लोग जंगल राज को याद करते हैं बार बार कि अगर कोई भी सत्ता ऐसी न आए जिसने जंगल राज को न सिर्फ संरक्षण दिया था, उसको बढ़ावा दिया था, उसको पल्लवित पुष्पित किया था। इसलिए ये एक बारीक सा फर्क अपराध और जंगल राज में है। रही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की वहां, और उन्होंने बहुत सटीक विधानसभा का चुनाव किया। आप देखिए सिवान पहुंच गए हो, साहबुद्दीन साहब की जब बात होगी तो चंदा बाबू के बेटों की भी बात होगी, वही चंदा बाबू जिनके बेटों को तेजाब में जला के मार दिया गया। चंद्रशेखर की भी बात होगी जिसकी बात अभी आरंभ में शुरू हुई। सत्येंद्र दुबे की भी बात होगी। सत्येंद्र दुबे जो इंजीनियर थे एनएचआई का, जो विकास के लिए गया में गए थे और उनको सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध हर समय रुक गया और अभी बहुत बड़ा राम राज किया गया। मैं कह रहा हूं उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं, हिंदुस्तान के पत्रकार की भी हत्या वहां की गई थी। अब मैं जवाब दे लूं? और अनुराग जी से सिर्फ इतना अनुरोध है, आपसे नहीं, अनुराग भदौरिया जी से, कि बिहार के बारे में कुछ पढ़ लिख लें, तब चैनल पे आए बोले तो उनको प्रियंका जी को लाता हूं। प्रियंका जी तो हम क्या करें? आप बिहार के बारे में पढ़िए, थोड़ा बीजेपी के बारे में पढ़ के आते हैं। अनुराग जी, यही मैं कहूंगी कि सब लोग अभी बैठ करके चटकारे ले रहे थे, चाहे अनंत विजय जी हो या फिर ये कौन है, ये श्रीवास्तव जी, जिनका वास्तव में पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये गलत टिप्पणी है, आपने सुना होगा। ये बिहार में लंबे समय तक अखबार के संपादक रहे, बिहार की राजनीति को, वहां की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बताओ कैसे बने रहे, इनके बारे में मुझे पता है कैसे बने रहे। ये लालू जी को गाली दे दे के बने रहे, नहीं गाली दे तो नहीं बने रहते। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात पर आती हूँ, क्योंकि ये जब ये कहते हैं मुझे बड़ी छोटी रही होंगी, इनको कुछ याद नहीं रहा होगा, तो आप सब तो जवान ना हुआ करते होंगे जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? सुरक्षित रखे हैं ना? बिहार में है कि कहाँ है आपकी बेटियां? जरा बताइए ना हमको, कहाँ है श्रीवास्तव जी?
किधर गए अनंत विजय जी? दिख नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं दिख रहे हैं आप देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आप हमेशा गलत तरीके से देखने की कोशिश करती हैं और उसी तरीके से कर रही हैं। मैं आपको जो जंगल राज की स्थिति थी और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, उसके बाद भी वैसे ही स्थितियां लगभग उस डर से लोग जी रहे हैं वहां पर। इसी वजह से आप आपके नहीं हो जाएंगे, आपकी साथी जो बच्चियां हैं वो यही हालत में हैं। हो गया आपका? तो आपकी कहानियां जब मनगढ़ंत चल रही थी, मैं तो आपको सुन रही थी, आप तो मिनट भर हमको नहीं सुन पाए, तुरंत टीस शुरू हो गया। खैर, हम मुद्दे पर आएंगे, फालतू लोगों का हम फालतू बात का जवाब नहीं देते हैं। हम मुद्दे पर इसलिए आएंगे क्योंकि बिहार बहुत कड़ा रहा है, बहुत तकलीफ हम लोग झेल लिए हैं 20 साल में। इन्हीं लोग का ये जो जलेबी बनाना था, बदनाम करने का काम था, यही सब के चक्कर में, इसलिए अब यूनिवर्सिटी पे बात होगा। नीरज कुमार क्या बोले? इसलिए झेल रही है कि बिहार में अब लूटने का मौका नहीं मिल रहा है इनको, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ झेल रही है। क्या बात है नीरज जी? सभी माताएं बहनें बिहार में खुश हैं। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपको लूट का छूट नहीं मिल रहा है, आपको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, तो तकलीफ तो होगी ही, और ऐसी तकलीफ होनी भी चाहिए प्रियंका जी। लूट बचाने वाले को तकलीफ होनी भी चाहिए, ये तकलीफ जरूरी है, ये तकलीफ जायज है, ये होना चाहिए। शर्म लाज है, महिला अकेली बैठी हुई यहाँ पे, बोलने देने में भी दिक्कत हो रहा है। टिकट क्या दीजिएगा आप लोग? 24 महिला को हम लोग टिकट दिए, 13 को दिए। तकलीफ आपकी जरूरी है, जायज है। जो बिहार में लूट मचाते हैं, आज अगर वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनको तकलीफ होती है बिहार में, ये तकलीफ बिहार की जनता की भलाई के लिए है और बड़ा जायज। नीरज जी प्रियंका जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आता हूँ आपके पास। नहीं चाहिए आप नीरज जी, रुकिए भाई, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। बहुत देर के बाद बोली है वो, उनको बात खत्म कर लेने दीजिए। प्रियंका जी बोलिए। नीरज जी कह रहे थे कि 20 मेडिकल यूनिवर्सिटी है बिहार में। नीरज जी, जेपी नड्डा जी को यहाँ से झूठा साबित कर गए। संसद में खड़े होकर जेपी नड्डा बोले थे बिहार में 157 मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब आप दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, अगले बार ऑफ टंग को आप लोग बनाते रहिए, आप चरवाहा विद्यालय बनाते थे, आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए स्कूल बन रहे हैं, नए शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, कोटा के बदले कोचिंग संस्थान बिहार में शिफ्ट हो गई हैं। क्या बात करती है प्रियंका जी? मतलब बैठ के मजाक करती है डिबेट में क्या? बस आप हंस लेती हैं, बच्चों की तरह मजाक करती है डिबेट में। तारीफ की थी कि वंचितों पिछड़ों के बच्चे वहां पढ़ पा रहे थे। आपने कितनी स्कूलें बंद कर दी? कितने वंचितों पिछड़ों को पढ़ाया आपने? ये जातीय सर्वे अभी आपकी सरकार में बिहार में हुआ था, जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। कितना पिछड़ों को पढ़ाया आपने? बिहार ने देखा उसमें आप सामाजिक न्याय के नाम पर पिछड़ों का शोषण करते रहे, दलितों का शोषण करते रहे, आपने पूरे बिहार को लूटा है। इसलिए बिहार के विकास पर बात करने का कोई अधिकार नहीं आपको। और ये एनडीए की राजनीति है कि उसने यह मानक स्थापित किया कि आरजेडी जैसे दल दलाल और गुंडों की पार्टी है, उसे भी आज विकास पर, इंडस्ट्री पर, एजुकेशन पर बात करना पड़ता है। ये हमने मजबूर किया है। ऐसा डिबेट होता है, आपको नहीं मालूम है? थोड़ी जानकारी लेके आइए, थोड़ा होमवर्क करके ऐसे ही बोलेंगे तो बाद में मौका नहीं दे पाऊंगा। प्रियंका जी की बात खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है अगर प्रियंका की किसी बात से आपत्ति है तो अपनी बारी में बोलिएगा, मैं उनके बाद आपके पास और बोल देता हूँ। आप ही बोल लीजिए, हम लोग सब चुप रहते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बिहार में नौकरी दिए। मैं बता दूं उनसे, अगस्त 2022 में आपके ही चैनल पर चला था ये बयान उनका, जब उनसे पूछा गया कि साहब 10 लाख नौकरी तो आपने नहीं दिया, तो उनका उत्तर क्या था? मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हूं ना, तो जो हुआ उसके लिए क्रेडिट वो लेंगे, और जो नहीं हुआ। अरे नीरज जी सुन लीजिए भाई बात, ये नहीं चलता साहब, ये नहीं चलता। नीरज जी सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, सुन लीजिए। आप भी मजा ले रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि आवाज ना जा पाए। प्रियंका बोलिए, आवाज बंद कर दीजिए। अनुराग जी, आपने एक सवाल किया था। आवाज तो मैं आपकी भी बंद नहीं करता अनुराग भदौरिया। अरे नहीं, उनकी बंद कीजिए ना। नहीं, आपकी भी बंद नहीं करता, उनकी कैसे बंद कर दूं? जब आपकी बंद नहीं करता तो उनकी कैसे बंद कर दूं? प्रियंका बोलिए, अब आप तो बोलने दीजिए प्रियंका जी को। अब तो नीरज जी चुप है, आप बोल रहे हैं। प्रियंका जी बोलिए। आपने एक सवाल पूछा था अनुराग जी कि मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि भाजपा योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक सीएम बनाने जा रही है बिहार में, अगर बनाती है तो। क्योंकि अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ जी की, तो उत्तराखंड से है, बाहरी होकर के सीएम बन गए उत्तर प्रदेश में। सेम यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी गुजराती को ला करके बिहार में मुख्यमंत्री बना दे, बाहरी को। आप कहीं देख रहे हैं नीतीश जी का नाम ले रहे होंगे, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमको मालूम है कि इधर से कोई सीएम होने ही नहीं जा रहा है।
सीएम अगर कोई होगा बिहार में तो तेजस्वी जी हैं, क्योंकि हम हर घर नौकरी की बात करते हैं, रील मेकिंग की बात नहीं करते हैं। रीलबाजी की बात वही करेंगे जो अपने पद को छोड़ करके, अपने कामों को छोड़ करके रील मेकिंग में, फोटोशूट में बिजी रहते हो, जैसे कि प्रधानमंत्री जी। और जब वो रील की बात करते तो मुझे एक बात याद आती है, उनको शायद पता नहीं होगा, कांतार का खुद का डेटा बता रहा है अनुराग जी कि अगर आप इंटरनेट की बात करें, कहां तक प्रवेश हो पाया है, सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार। प्रति व्यक्ति आय में सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार। अगर एजुकेशन की बात करेगा 14% सिर्फ लोग हैं जिन्होंने 10th पास किया है। 20 साल से तो इनकी सरकार थी ना, जंगल जंगल चिल्लाते चिल्लाते समय चला गया, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, रेखा गुप्ता जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कोई एक बार नहीं बोलता कि हम नौकरी देंगे। अरे कहिए ना बिहार में कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। 2017 से नीतीश कुमार जी मांग रहे थे, उस दिन मुकर के बोले हाई एमिनेंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहां है हाई एमिनेंस यूनिवर्सिटी? अनुराग जी, मैं एक बिहारी के तौर पर आज आपको कह रही हूं, मुझे तब खुशी होती जब ये कहते बिहार के बच्चे जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते, जिस कॉलेज से पढ़ते, वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के स्तर का होता। हार्वर्ड कैम्ब्रिज छोड़िए, अरे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज के स्तर का होता, करोड़ीमाल स्टीफेंस जैसा होता। है क्या हमारे पास एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार में? किसने ऐसे बिहार की स्थिति बनाई है? 20 सालों से फालतू बात करते हुए आप लोग। मैं नीरज जी से जवाब लेता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, समय कम है मेरे पास। नीरज जी कौन है, किसको गुजरात से लाकर सीएम बनाना चाहते हैं आप? बिहार का गौरव हुआ करता था। अरे सुनिए, किसको सीएम बनाना चाहते हैं आप? इतनी इंपॉर्टेंट बात को दरगुजर मत कीजिए। प्रियंका जी का कहना है कि किसी को गुजरात से लाकर सीएम बनाना चाहती है बीजेपी। हमको तो पता है नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। नीरज बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी बनाई आपने? बड़ी दिल्ली की लेवल की बताइए ना, कौन सी बनाई है? नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? साहब, बिहार में पटना में पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ साहब, ये सब बिहार का गौरव था। इसकी व्यवस्था को चौपट किया लालू यादव ने, राबड़ी जी के जंगल राज ने इस व्यवस्था को चौपट किया है। कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है? 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया हमने, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया हमने। अब क्या बात करते हैं साहब? नाम बताइए, नाम बताइए, 4 सी कौन सी बनाई है? पटना में साइंस कॉलेज बिहार का गौरव हुआ करता था। पटना कॉलेज बिहार का गौरव हुआ करता था। दोनों की बात में किसी की बात समझ में नहीं आ रही। असीम बकार बोलिए। राजनीति की असीम बकार कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। शिक्षा को उसने चौपट किया। खाली बोलने से मैं इसलिए बीच में नहीं सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बीच में कि मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है 157 मेडिकल कॉलेज को कह रहा है 20। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा पेश किया था, आप लोग को याद होगा। उन्होंने कहा था कि हर घंटे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर दिन एक मेडिकल कॉलेज भारत में खुल रहा है। अब इससे आप क्या लीजिएगा सर, कि जहाँ हर घंटे में एक यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री खोले दे रहे हैं, हर दिन में एक मेडिकल कॉलेज खोले दे रहे हैं, हर हफ्ते एक एम्स खोले दे रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है सर? आप लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, ये जनता को तय करने देते, क्योंकि मेरा मानना है कि जनता ही अंतिम सत्य है, जनता ही जनार्दन है। आज के लिए इतना ही समय था, लेकिन बिहार इलेक्शंस को लेकर के ताल ठोके में डिबेट जारी रहेगी। मुमकिन है कि कल आ रहे अपडेट पर भी हम ताल ठोके में बिहार इलेक्शंस को ही डिस्कस कर रहे हो इन्हीं मेहमानों के साथ। मैं आज के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ताल ठोके देखने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।